हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस का सेकेंड पार्ट। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे आपका मेजर एबायोटिक फैक्टर और रिस्पॉन्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एबायोटिक फैक्टर। इसके अलावा एक और टॉपिक इसमें कवर करेंगे बच्चों, एडॉप्टेशंस। ठीक है, एडॉप्टेशन जो है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान, अब्दुल सर। और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों हम लोगों ने यहीं से छोड़ा था। ये जो चार फिगर है ये हमारा इंडिया का मेजर बायोटिक बायोम्स है, जिसमें ये पहला ट्रॉपिकल, डेसिडिवस, डिजर्ट और सी कोस्ट है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों मेजर एबायोटिक फैक्टर जो है यहाँ पे, मेजर एबायोटिक फैक्टर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो बच्चों मेजर एबायोटिक फैक्टर है, चार मेजर एबायोटिक फैक्टर हैं यहाँ पे। टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है। ठीक है, अब ये जो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोगों ने इसको किस बेसिस पे सेलेक्ट किया बच्चों? तो ये क्या है बच्चों, इनका रिस्पॉन्सेस फॉर द वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस के को देखते हुए हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। जिसमें सबसे पहला बच्चों यहाँ पे है टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट बायोटिक फैक्टर है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर होता है। ठीक है, अब ये करेगा क्या, कैसे इफेक्ट करता है, तो आगे आते हुए आगे देखते चले जाएंगे बच्चों इसमें कैसे इफेक्ट करता है। तो बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये एंजाइम काइनेमेटिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करके ऑर्गेनिजम्स को अल्टीमेटली इफेक्ट करता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने क्लाइमेटिक जोन में देखा था, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर वो वेरीज करता रहता है 11 सीजन के हिसाब से, वही लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से। ठीक है, एनीवे आगे यहाँ पे बच्चों यहाँ पे कुछ जो डिस्कस किया है देखते हैं। हाँ, टेम्परेचर जो है बच्चों इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। यहाँ पे 0 से लेके जैसे कि पोलर एरिया में हाई टेम्परेचर तक, जैसे कि मोर देन 50 डिग्री टेम्परेचर टॉपिकल डिजर्ट में होता है। ठीक है, बट बच्चों एज मच एज हाई हो सकता है जैसे कि 100 डिग्री सी। तो जहाँ पे जैसे थर्मल स्प्रिंग्स है या डीप सी हाइड्रोथर्मल है, वहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे 100 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि पहले बोला कि बच्चों की इसका इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशंस पे, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे मैंगो ट्री जो है आपका, ठीक है, मैंगो ट्री जो ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स में, वो कनाडा और जर्मनी वगैरह में यहाँ पे नहीं हो सकता है। उसी तरह से जो स्नो लेपर्ड है बच्चों, वो आपका केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसके हिसाब से टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या इफेक्ट कर सकता है, तो पहले ही बोला बच्चों कि ये काइनेटिक्स, इंजाइम काइनेटिक्स को, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने या घटने से जो इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होता है वो इफेक्ट हो सकता है बच्चों। मैकेलिस कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से इंजाइमेटिक एक्टिविटी चेंज हो सकता है। उसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है, एंड उसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म को बच्चों हम लोग टेम्परेचर के टॉलरेंस के हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, किया भी हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे अगर ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेंट वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर, तो उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों यूरोथर्मल्स कहते हैं। यूरोथर्मल्स जैसे एग्जांपल बच्चों इसमें ध्यान रखना, यूरोथर्मल्स में वॉल लिजर्ड है, टोड है, ठीक है, और उसके अलावा प्लांट्स वगैरह उसमें, और उसमें मोस्ट ऑफ द वीड्स जो हो गया वो आ जाता है तुम्हारा इसमें। इसके अलावा अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म जो नैरो टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है ना, ज़्यादा चेंजेस झेल नहीं पाएगा, तो इसको हम लोग स्टेनोथर्मल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? स्टेनोथर्मल्स कहा जाता है। जैसे इसमें आपका स्नैक है, फिश है, फ्यू फिश है, पाल्म है, कोरल्स वगैरह ये सब आ जाते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, इन रिसेंट ईयर देयर हैज बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। इन सब के पीछे बच्चों मतलब जैसे बोला टेम्परेचर जो है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। हमें आगे इस चैप्टर नंबर 16 में इसके बारे में पढ़ना है, कैसे ये इफेक्ट डाल रहा है, तो वहाँ से हम लोग इसको देख लेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। सेकेंड जो आपका इकोलॉजिकल फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर जो है बच्चों, वो आपका है वाटर है।
तो वाटर को हम लोग कहते हैं बच्चों सेकेंड मोस्ट इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला जाता है। इस अर्थ पे बच्चों अगर हम देखें तो टोटल 70% वाटर है, ठीक है ना। 70% इस अर्थ पे वाटर है, जिसमें से 97% बच्चों आपका ओशन में होता है और 2.5 या 3% जो है बच्चों वो आपका फ्रेश वाटर के तौर पे रहता है। और ये फ्रेश वाटर जो बच्चों अलग अलग जगह के डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे स्नो के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक, पॉन्ड, कैनान, उसके बाद सॉइल के बीच में जो सॉइल वाटर होता है, उसके अलावा बच्चों वाटर वेपर के फॉर्म में जो वाटर होता है, तो ये डिफरेंट फॉर्म में रहता है बच्चों इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा बच्चों, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्वेटिक एनिमल है तो उसको पानी की कमी नहीं होगा, या कोई प्लांट जैसे स्नो वगैरह बर्फीले जगह पे है तो उसको पानी की कमी नहीं होगा, वहाँ पे पानी का डेफिशिएंसी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पानी का जो क्वालिटी है वो डिसाइड करता है कि वो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उसका केमिकल कंपोजिशन हो गया, पीएच हो गया वाटर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब वाटर जो है बच्चों सॉल्ट कंसंट्रेशंस के हिसाब से हम लोग इसको 3 तरह का बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले देख सकते हैं आपका बच्चों इनलैंड वाटर। तो इनलैंड वाटर में क्या हो गया बच्चों, इनलैंड वाटर का मतलब हो गया, इनलैंड वाटर में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है वो होता है लेस देन 5 पीपीटी। पीपीटी का मतलब हो गया इसमें पर पार्ट थाउजेंड्स, यहाँ पे ये पीपीटी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो 5 लेस देन 5 है तो दैट मीन्स इनलैंड वाटर में ऐसा कंसंट्रेशन होता है। सी वाटर जो होता है बच्चों थोड़ा सॉल्टी होता है, तो उसमें 30 से लेके आपका 35 पीपीटी इसमें होता है सैलिनिटीज़। और अगर हम जाएंगे बच्चों हाइपर सेलाइन लेगून्स में, तो वहाँ पे 100 पीपीटी से ज़्यादा सैलिनिटीज़ होता है, ठीक है। लाइक टेम्परेचर, अगर हम सैलिनिटीज़ की झेलने की बात करें, टॉलरेंस की बात करें, तो यहाँ पे बच्चों 2 तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, यूरोहेलाइन और स्टीनोहेलाइन। तो यूरोहेलाइंस का मतलब हो गया बच्चों वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें याद रखना एग्जांपल है हिल्सा, सालमोन। और दूसरा बच्चों स्टीनोहेलाइन, तो स्टीनोहेलाइन ये नेरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। दैट इज इसमें एक एग्जांपल याद रखना, ईल याद रखना, EEL, ठीक है बच्चों। उसके अलावा इसमें मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है बच्चों, ये कैन नॉट लिव इन द लॉन्ग इन वाटर सी वाटर। तो इसमें एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जो फ्रेश वाटर एनिमल है वो मेराइन में नहीं रह सकते हैं, और मेराइन वाटर जो है वो आपका फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। उसके पीछे रीज़न बच्चा ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर इन और आउट इसी के हिसाब से होता है तुम्हारा। तो इस तरह से इस वजह से बच्चों वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब फ्रेश वाटर एनिमल मेराइन में और मेराइन फ्रेश वाटर में, ठीक है, ड्यू टू द ऑस्मेटिक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड है बच्चों आपका लाइट, ठीक है। लाइट ये थर्ड आपका इकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है ना, एबार्टिक फैक्टर्स में लाइट। तो लाइट बच्चों ये स्पेशली आपका ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक है उनको सीधा इफेक्ट करता है। और हमें पता है कि बच्चों की इस अर्थ के ऊपर जो अल्टीमेट सोर्स है लाइट का वो है सन होता है, ठीक है। और सन से ही प्लांट ये रिसीव करता है लाइट को और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्स करता है और फूड बनाता है, और उसी फूड के वजह से ये पूरी दुनिया पे जितने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं बच्चों, ये सरवाइव कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बच्चों की लाइट है क्या। तो लाइट एक होता है विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। तो जैसा पढ़ा होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें शॉर्ट वेव लेंथ का, उसके बाद लाइट एंड लॉन्ग वेव लेंथ का रेडिएशन होता है। तो लॉन्ग वेव लेंथ का रेडिएशन जो होता है जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशन, शॉर्ट वेव लेंथ का जो रेडिएशन होता है बच्चों वो यूवी होता है, और बीच में जो इन दोनों के बीच में जो होता है दैट्स अ लाइट होता है। तो ये विजिबल रेंज होता है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। हम इसको सोलर रेडिएशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइट है ये ओरिजिनेटेड होता है सन से, ओरिजिनेटेड होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और स्पेशली पहले ही बोला कि ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स को सीधा इफेक्ट करता है, क्योंकि ये प्लांट इसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्स करता है। उसके अलावा बच्चों इसमें ये लाइन देते हैं, मेनी प्लांट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट मीट देयर फोटोसिंथेटिक फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लावरिंग। जैसे कि यहाँ फोटोसिंथेसिस एक देखा हम लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स में जो फोटोपीरियडिज्म होता है जिसके बेसिस पे फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों सीधा सीधा कि प्लांट और एनिमल्स को कैसे ये इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे प्लांट को एक तो हो गया नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, दूसरा फ्लावरिंग हो गया, उसके अलावा रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट को इफेक्ट करके
आपके प्लांट को इफेक्ट कर सकता है लाइट। उसी तरह से एनिमल्स में बच्चों यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है, जैसे एनिमल्स के माइग्रेशंस को, रिप्रोडक्शंस को, डेवलपमेंट को, पिगमेंटेशंस को, और पीरियोडिक एक्टिविटी, जो कि यहाँ पे लिखा है ये बच्चों, पीरियोडिक एक्टिविटी दैट मीन्स डायोनल और नॉक्टर्नल एनिमल्स जैसे होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो जो दिया उसको देखते हैं बच्चों, जैसे एनिमल्स के केसेस में क्या क्या है, डायोनल एंड नॉक्टर्नल एनिमल्स, डायोनल एंड सीजनल वेरिएशंस के बेसिस पे, या डायोनल फोटोपीरियोडिक बेसिस में फ्रॉजिंग पैटर्न हो गया, जैसे दाना चुगने या खाने वाने का जो बर्ड्स में होता है, स्पेशली रिप्रोडक्शंस, माइग्रेशन एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अवेबिलिटी ऑफ द लाइट ऑन द लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द एट अ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ द बोथ। मतलब यहाँ पे लाइट और जो टेम्परेचर है बच्चों वो दोनों एसोसिएटेड एक दूसरे से, क्योंकि दोनों का जो सोर्स होता है इस अर्थ के ऊपर वो अल्टीमेटली क्या है बच्चों, सन होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, सन होता है। एनीवे अब इसमें जैसे हम लोगों ने बच्चे बोला कि शॉर्ट वेव लेंथ है, तो शॉर्ट वेव लेंथ का एक एग्जांपल है यूवी लाइट। तो यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम ये हार्मफुल हो सकता है तुम्हारा मेनी ऑर्गेनिजम्स के में, ठीक है। और जो लाइट हम लोग देख रहे हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम है ये तुम्हारा। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे लाइट के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग जोन बांधना, ये एनसीईआरटी में दिया है तो मैं अलग से आपको बता देता हूँ। मतलब लाइट जोन इन डीप वाटर लैक में, डीप लैक में अगर हम देखते हैं बच्चों तो यहाँ पे हम लोग इसमें लाइट के बेसिस पे यहाँ पे जोन बना सकते हैं। तो एक है लिटोरल जोन और दूसरा है लिमिनेटिक जोन्स। तो लिटोरल और लिमिनेटिक जोन्स में क्या होता है, जैसे मान लो बच्चों मैं एक ऐसे साइड ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ कैसा बनता है। ये मान लेते हैं हम लोग एक लाइट है और ये यहाँ पे पानी है, ये वाटर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चों की किसी पर्टिकुलर रेंज तक क्या होता है, लाइट आता है यहाँ तक। तो ये जो रीज़न है बच्चों, यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, सीधा जो सनलाइट है वो सीधा इस तरह से पेनिट्रेट कर रहा है यहाँ तक। लेकिन इसमें क्या है, पेनिट्रेशन रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों, ठीक है, और इसमें भी कुछ हद तक लाइट जाता है। एनीवे तो इस पर्टिकुलर जोन को जहाँ पे लाइट एकदम ईजिली आराम से जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आपका लिटोरल जोन्स कहते हैं तुम्हारा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, लिटोरल जोन कहते हैं। और ये जो ओपन स्पेस होता है पोंड का, तालाब का, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आपका लिमिनेटिक जोन कहते हैं। अब इस लिमिनेटिक जोन में भी बच्चों अलग अलग बांट के रखा गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे बहुत आराम से लाइट आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला एरिया जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर रहा है, इसी के इक्विवेलेंट में अगर चलते हैं तो हम इसको बोलते हैं बच्चों यूफोटिक जोन, ठीक है। और उसके नीचे जहाँ पे लिमिटेड लाइट आ रहा है हम उसको बोलते हैं डिसफोटिक जोन, डिसफोटिक जोन। और इसके नीचे आएंगे बच्चों ये वाला जहाँ पे एकदम बहुत ही ज़्यादा डार्क और अंधेरा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रोफाउंडल जोन कहते हैं। और एकदम नीचे एकदम लास्ट में जहाँ पे ये बॉटम है बच्चों, ठीक है, दैट्स अ बेंथिक जोन हो गया तुम्हारा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, इसको बोलते हैं बेंथिक जोन कहा जाता है। तो इस हिसाब से ये जो लेक है बच्चों उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डिस्फोटिक जोन में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और जो रिस्पायरेशंस होता है वो लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे बराबर के आसपास होता है। तो जितना लाइट, जितना फोटोसिंथेसिस उतना रिस्पायरेशंस वगैरह होता है। बट इसके ऊपर जहाँ पे फोटिक जोन्स की बात कर रहे थे, ठीक है ना, ये वाला जहाँ तक लाइट पहुँचता है, तो यूफोटिक और डिस्फोटिक को मिला के हम लोग बच्चों कह सकते हैं ये तुम्हारा पूरा इस वाले रेंज को हम लोग बोल सकते हैं फोटिक जोन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फोटिक जोन। तो इसी फोटिक जोन में यूफोटिक और डिस्फोटिक दो रीजन बता। तो लिमिनेटिक का एक पार्ट हो गया, डेप्थ के हिसाब से चलते हैं तो पहले आता है फोटिक जोन, फिर उसके बाद आता है प्रोफाउंडल जोन, देन उसके बाद आता है बेंथिक जोन्स में, इस तरह से बांटा गया है। बेंथिक जोन में बच्चों स्नेल, स्लग्स और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होता है। और जहाँ पे यूफोटिक का सवाल है बच्चों, यूफोटिक में लाइट यहाँ पे ठीक ठाक प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है। दैट मीन्स ये जो एरिया होता है ये प्रोडक्टिव एरिया होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस जाता है। लेकिन इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शंस कम होने लगता है। और यहाँ पे लाइट एकदम डार्क, मतलब कह सकते ट्यूबलाइट जैसा होता है। ट्यूबलाइट मतलब ना ज़्यादा लाइट ना कम ज़्यादा लाइट वाला इसमें सिचुएशन होता है बच्चों, ठीक है।
और यहाँ पे बेंथिक जोन पे जहाँ पे बच्चों एकदम लाइट नहीं पहुँच रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वहाँ पे कर सकता है बच्चों रेड एल्गी। तो क्वेश्चन आता है बच्चों कि सी डीप सी में कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो ध्यान में रखना रेड एल्गी है बच्चों, ठीक है। रेड अलगा वगैरह जो है वो कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, जैसे एनसीईआरटी में देखो दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे दे रखा अमॉन्ग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गा इन द हैबिटेट सी व्हिच इज लाइकली टू बी द फाउंड टू डीप सी वाटर, तो कौन से मिलेगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे रेड एल्गा हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बच्चों सॉइल। नेक्स्ट जो आपका एबायोटिक फैक्टर है वो है आपका सॉइल। तो सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चों कह सकते हैं, क्योंकि इसी पे जितने भी वेजिटेशन है प्लांट वगैरह इसी पे ग्रो करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें कुछ बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स है, जैसे पहला आता है पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, अर्थ के सरफेस पे जो सॉइल बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पीडोजेनेसिस बोलते हैं, और पीडोलॉजी स्टडी ऑफ द सॉइल को कहा जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली में देखा जाए कि सॉइल है क्या बच्चों, तो एग्जैक्टली क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स वगैरह एसोसिएटेड होते हैं, इन सब के मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग सॉइल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नेचर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा लाइन में क्या कहना चाह रहा है कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल डिपेंड ऑन द किसमें किसमें फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चों, तो यहाँ पे क्लाइमेट है पहला, दूसरा उसके बाद वेदरिंग प्रोसेस है, एंड तीसरा कि ये सॉइल इज कहाँ पे किस तरह से ट्रांसपोर्ट हुआ और किस तरह से इसमें सेडिमेंटेशन हो रहा है, मतलब कहाँ पे ये डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा हाउ द सॉइल डेवलप, मतलब इसका इरोजन्स वगैरह का जो रीज़न है उसको बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। उसके अलावा यहाँ पे इसका जो नेचर है बच्चों इसके टोपोलॉजी पे, ठीक है ना, टोपोग्राफी या टोपोलॉजी पे भी डिपेंड करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। टोपोलॉजी मतलब उसका सरफेस कैसा, ढलान है चढ़ान है कैसा है, उस तरह से भी डिपेंड करता है। आगे और मिल जाएगा इसमें, देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि सॉइल का जो कंपोजिशन है वो बच्चों उसमें डिपेंड करेगा कि उसका ग्रेन साइज कैसा है, उसमें जो एग्रीगेट है ग्रेन साइज और उसमें जो एरिगेशंस है वो सब डिसाइड करता है कि उस सॉइल का परकुलेशंस एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस तरह का होगा। दैट मीन्स परकुलेशंस का मतलब हो गया बच्चों लीचिंग से रिलेटेड है, जो भी मिनरल्स सॉइल में होता है वो डिजॉल्व होके नीचे की तरफ जाता है, बॉटम की तरफ सॉइल्स में जाता है, दैट्स अ प्रोसेस कॉल्ड द परकुलेशंस कहते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट जितना होगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होगा उतना ज़्यादा उसमें वाटर होल्डिंग, दैट मीन्स ह्यूमस सॉइल्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसी में लिखा हुआ द कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद द पैरामीटर्स सच एज पीएच, मिनरल्स, कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन द लार्ज एक्सटेंट्स ऑफ वेजिटेशंस इन द एनी एरिया, मतलब सॉइल किस तरह का है वो डिसाइड करेगा पीएच, मिनरल्स, कंपोजिशन, टोपोग्राफिकल, और ये सॉइल का जो कैरेक्टर वो डिसाइड करता है कि उस एरिया में किस तरह का वेजिटेशंस ग्रो कर रहे हैं। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों की काला मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी वो कपास के लिए अच्छा होता है ना। तो उस तरह से अलग अलग वेजिटेशन सॉइल पे डिपेंड करता है कि वो ग्रो करेगा कि वहाँ नहीं ग्रो करेगा। एनीवे अगर ओवरऑल हम कंपोजिशंस की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, ओवरऑल कंपोजिशंस की बात करें तो अगर हम सॉइल के कंपोजिशंस की बात करें, ठीक है, कि सॉइल का कंपोजिशंस कैसा है, तो उसमें बच्चों हम लोग को मिलता है, पहला नंबर है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स जो है पार्टिकल्स है ये अराउंड 40% सॉइल में प्रेजेंट होता है। दूसरा उसमें ऑर्गेनिक मैटर बच्चों, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर करीब करीब 10% होता है बच्चों इसमें। और तीसरा इसमें बच्चों आपका एयर, एंड चौथा है वाटर, ठीक है ना, सॉरी वाटर। एयर इसमें बच्चों 25%, ठीक है, और वाटर भी 25%। तो इसमें एयर वाटर इनको बोला जाता है नॉन सॉलिड कंपोनेंट्स, और मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कंटेंट्स को बोलते हैं बच्चों हम लोग सॉलिड कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। परकुलेशन दैट मीन्स एरिएशन से भी रिलेशन हो सकता है बच्चों, पोरोसिटीज ऑफ द सॉइल्स, तो जितना ज़्यादा पोरस होता है उसमें लीचिंग के चांसेस ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरी है बच्चों, एरिएशन सॉइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और देख सकते हो 25% कॉम्पोजिशंस में पार्टिसिपेट कर रहा। अगर एरिएशन नहीं हुआ तो बच्चों वो मिट्टी नहीं वो पत्थर कहलाएगा, सॉलिड हो जाएगा, समझ रहे हो। तो दैट्स वाई एरिएशन इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एक पॉइंट है सॉइल प्रोफाइल।
तो सॉइल प्रोफाइल इस क्या रिप्रेजेंट्स करता है, ये आपका डिफरेंट लेयर है होराइजन ऑफ द सॉइल को रिप्रेजेंट्स करता है, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट्स करेगा, आपका डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल्स को रिप्रेजेंट्स करता है। उसी में एक लेयर के स्टडी करने के लिए जो सबसे छोटा हम लोग सेगमेंट लेते हैं, उस सेगमेंट्स को कहते हैं बच्चों पिडोन, ठीक है ना, PEDON, पिडोन कहा जाता है। तो एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें हम लोग सॉइल के स्टडी के लिए निकालते हैं पिडोन्स। अब इसमें सेगमेंट्स में देखते हैं तो बच्चों इस तरह से एक मिट्टी का एक टुकड़ा ले लेते हैं, तो इसमें अलग अलग लेयर बना हुआ रहता है। जैसे कि सबसे ऊपर होता है ओ लेयर, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ठीक है ना। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में NR&D इसमें लेयर होता है, जिसमें ये पेरेंट रॉक प्रेजेंट होता है, और ये वेदर होकर छोटा छोटा और रॉक्स वगैरह में बेड में चेंज हो जाता है। देन और भी वेदरिंग होगा इसमें, तो बच्चों ये अब ह्यूमस हुमस के साथ मिक्स हो जाता है पार्टिकल्स में। और यहाँ पे जो पार्ट है बच्चों, ये तो पूरा क्या हो गया, इसमें डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट एनिमल्स एक्सक्रीटा वगैरह प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे मिट्टी है, तो ये एकदम मिक्स होके सबसे बढ़िया वाला सॉइल्स का फॉर्मेशंस करता है तुम्हारा इसमें। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, अलग अलग लेयर बनता है। ओ जोन बोलो या लेयर बोल दो, बी जोन या लेयर बोल दो, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर होता है। और इस लेयर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कि सॉइल के कंपोजिशंस की बात करते हैं कि क्या क्या होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो रहा बच्चों हम लोगों का सॉइल हो गया, मतलब ये जितने भी फैक्टर थे हम लोगों का एबाटिक फैक्टर, वो सारा हम लोगों ने देख लिया। एक बार देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने बच्चों इसमें, हम लोगों ने देख लिया टेम्परेचर देखा, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चों इसमें वाटर देखा, फिर उसके बाद लाइट देखा, एंड देन इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में सॉइल देखा। तो ये 4 फैक्टर हैं बच्चों, मतलब 4 एबाटिक फैक्टर हैं। अब आते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है इस एबाटिक फैक्टर को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मोटा मोटी बच्चों देखो, यहाँ पे 3 तरह के रेगुलेटर यहाँ पे जैसे ग्राफ में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल 4 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेगुलेट, कन्फर्म, देन उसके बाद एक बच्चों होता है माइग्रेट और सस्पेंड, ठीक है। इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है बच्चों, ठीक है, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस लाइन में बच्चों कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू द इवोल्यूशंस या ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, ये हमेशा ट्राई करते हैं कि इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट हो वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। आई बात समझ। अब इसके लिए उनका जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा हो या बायोकेमिकल रिएक्शन के बॉडी में जिस तरह से भी चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल ये सब चीज़ें जो चेंज होगा और उसके वजह से कांस्टेंट इन्वायरमेंट बनेगा, तो ये क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म के फिटनेस को शो करता है, उस स्पेसिस के फिटनेस को शो करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। अब कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट में जैसे कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑस्मेटिक कंसंट्रेशंस जो होता है बच्चों, वो कांस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं। और ऑर्गेनिज्म में अगर ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है जिससे ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंटेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट प्रोसेस कॉल्ड, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस कहा जाता है, डिस्पाइट ऑफ द वेरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन दैट टेंड्स टू द अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस, ठीक है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म में जो इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने कांस्टेंट रखने की जो कोशिश की जा रही है, जो प्रोसेस चला, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो होम्योस्टेसिस क्या आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को ही कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म बेटर फील किस में करता है कि वेरी करे ना, वेरी जो कर रहा है उससे बेटर है कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रहे, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म ऐसा कर नहीं पाएगा। उसके पीछे रीजंस क्या है, हम लोग इसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला इसमें है बच्चों रेगुलेट, मतलब अगर मान लो कि ऑर्गेनिज्म ऐसे जगह पे है जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये कैसा शो करता है, तो उसके बारे में पहला जो एडाप्टेशन या फर्स्ट टाइप ऑफ इसमें रिस्पॉन्स है बच्चों, उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं रेगुलेट। तो रेगुलेट्स का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि टू मेंटेन द कांस्टेंट होम्योस्टेसिस, मतलब अगर ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट होम्योस्टेसिस, दैट इज बाय द फिजियोलॉजिकल मीन विच इंश्योर द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मेटिक कॉन्सेंट्रेशंस, तो इसको बोला जाता है रेगुलेट, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है जैसे कि बच्चों रेगुलेट में जैसे एग्जांपल हो जाएगा आपका ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, उसके अलावा इसमें फ्यू आपके जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, तुम्हारा रेगुलेट होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो फ्यू आपके लोअर वर्टिब्रेट्स हो गए, ठीक है।
तो ये लोग सब क्या होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स। उसके बाद कुछ ही लोअर वर्टिब्रेट्स हैं जो क्या होते हैं बच्चों, रेगुलेटर होते हैं। दैट मीन्स वो क्या करेंगे, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन थर्मो रेगुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इवोल्यूशनरी बात करें बच्चों, तो इवोल्यूशनरी में, इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि सक्सेस ऑफ मैमल्स जो है उनमें जो सक्सेसफुल है, मतलब इस टाइम पे अगर देखा जाए इस अर्थ का सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म में मैमल्स माना जाता है। उसके पीछे जो रीज़न है बच्चों, यही कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोलिटीज को दिया जाता है तुम्हारे इसमें, ठीक है। अब इसकी वजह से ये कहीं भी रह सकता है बच्चों, चाहे अंटार्कटिक हो या सहारा डिजर्ट हो, कहीं पे भी ये सर्वाइव कर सकता है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ह्यूमंस में स्पेशली बच्चों देखा जाता है कि इनका टेम्परेचर क्या होता है 37। तो एक और इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि रेगुलेटर का मतलब क्या है। तो ह्यूमन एक बेस्ट एग्जांपल है रेगुलेटर का। तो ह्यूमन कहीं भी चला जाए, ठंडे जगह पे चला जाए या गर्म जगह पे चला जाए, लेकिन उसका बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहता है। इवन एक ही जगह पे है, अब सर्दी गर्मी जैसे आता रहता है, चेंज होता रहता है टेम्परेचर, लेकिन फिर भी उस ह्यूमन्स का जो बॉडी टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। प्लांट वगैरह में देखें बच्चों तो इस तरह का कोई एबिलिटीज़ है नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो प्लांट में ये रेगुलेशन नहीं हो सकता। इसको ग्राफिकली अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ग्राफिकली यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे देख लो बच्चों कि यहाँ पे मान लो जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी ये गलती हो गया, मान लो जैसे ये एक एक्सिस ले लेते हैं, एक दूसरा एक्सिस ले लेते हैं। एक एक्सिस में हम लोग यहाँ पे बच्चों ले लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दैट मीन्स इसमें बच्चों इसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोलिटीज़ जो बाहर का है वो कैसा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बाहर का और ऑस्मोलिटीज़ कैसा चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे। तो रेगुलेटर में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बाहर का चेंज भी हो रहा है, लेकिन इसका जो बॉडी टेम्परेचर मान लो जैसे 37 डिग्री था, तो ये 37 ही कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होता है। तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेगुलेटर कहा जाता है तुम्हारा। दूसरा ऑर्गेनिज्म इसमें आता है कन्फर्मर बच्चों। तो कन्फर्मर का मैं ग्राफ यहीं पे दिखा देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग वहाँ पे आगे चल के देख लेंगे उसमें कि एनसीईआरटी में क्या लिखा। रेगुलेटर में क्या होता है बच्चों कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। और और टेम्परेचर बढ़ा बाहर का तो इसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आता है बच्चों इस तरह से, ठीक है ना। तो ये कन्फर्मर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कन्फर्मर, और ये क्या हो गया बच्चों, रेगुलेटर। कन्फर्मर में बच्चों यहाँ पे 99% जितने एनिमल हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमल, ठीक है। तो ये कन्फर्मर होता है, और ऑल प्लांट। और रेगुलेटर में मैंने क्या बोला बच्चों, इसमें ध्यान रखना, पहले तो बर्ड्स और दूसरा है मैमल्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं तुम्हारा, ठीक है, लोअर एनिमल्स। तो ये सब कन्फर्मर और देख सकते हो बच्चों यहाँ पे ये ग्रीन कलर से कन्फर्मर का ग्राफ बना हुआ है और रेड कलर से रेगुलेटर का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या दे रखा है। यहाँ पे देखो देख रखा है, मेजोरिटी 99% एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स आर कैनॉट मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। मतलब ये कैसे हैं, कन्फर्मर होते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब बाहर का टेम्परेचर जैसा भी है उस हिसाब से इसका भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है। थर्मोरेगुलेशंस इज एनर्जेटिक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है बच्चों। जैसे एक क्वेश्चंस आता है, जैसे यहाँ पे ओवरऑल जैसा मैंने पढ़ा कि विच वन इज़ बेटर, तो पता चला कि भाई रेगुलेटर इज़ बेटर, लेकिन फिर भी 99% एनिमल्स क्या हैं बच्चों, आपके कन्फर्मर है, रेगुलेटर नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न अगर पता करें तो यहाँ पे बच्चों देखा, जैसे थर्मो रेगुलेशन जो होता है ये एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पे एनर्जी यूज़ होता है, एटीपी यूज़ होता है। तो इसमें ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशंस में बच्चों बॉडी में इस तरह से बना है कि वो कांस्टेंट एनर्जी को, मतलब जो भी एनर्जी है वो सेव करना चाहते हैं, एटीपी को सेव करना चाहते हैं। तो आपके फैट या ग्लिसरॉल या किसी ग्लिसरॉल ग्लाइकोजन्स के फॉर्म में ये स्टोर करके रखते हैं एनर्जीज को, ठीक है। तो मेंटेन एनर्जी को कंज्यूम करना चाहते हैं, कंज्यूम बोला, इसको कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे भी प्रोसेस हो, तो इस कोर्स में क्या हुआ, इनको लगा कि बच्चों कन्फर्मर रहें तो ज़्यादा एनर्जी सेव होगा, ठीक है। भले थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो झेल लेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा बेनिफिट इनको देखा, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ठीक है, वही लिखा। अब यहाँ पे जैसे एक कोई स्मॉल एनिमल्स हैं तो उसमें क्या होगा, बॉडी सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम रेशियो क्या होता है बच्चों, इसमें ज़्यादा होता है। तो मतलब स्मॉल एनिमल्स में क्या होगा, इसमें हीट लॉस का चांसेस ज़्यादा
होता है, क्योंकि अगर बाहर ज़्यादा कोल्ड है तो इसका हीट लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है तुम्हारा, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मान लो कहीं कोल्ड जगह है तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं बच्चों तो बड़े साइज़ के होते हैं, जैसे कि एलेंस रूल के हिसाब से आगे देख लेंगे, इसमें एलेंस रूल के हिसाब से दे रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, अगर मान लो कि ये जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस, ठीक है, अगर ये काफ़ी समय तक के लिए रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए रहेगा तो इसमें दो चांसेस बनता है। तो यहाँ पे एक माइग्रेंट हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है। मतलब माइग्रेंट मतलब कि उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह भाग जाएगा, और सस्पेंड का मतलब हो गया कि अपने जो नॉर्मल एक्टिविटी था उसको बंद करके ये कोई अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे सीड हो गया, स्पोर हो गया, इंडोस्पोर हो गया, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है। तो इस तरह से दो तरह से और भी ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एनवायरनमेंट। एक तीसरा कंडीशंस और है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में, पार्शियल रेगुलेटर। तो पार्शियल रेगुलेटर का मतलब क्या होता है बच्चों कि अप टू एक सर्टेन एक्सटेंट तक क्या करता है ये, सर्टेन एक्सटेंट तक क्या करेगा ये, अपने आप को क्या करेगा एज ए रेगुलेटर, एज ए कन्फर्मर रखता है। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या ऑस्मोलिटी चेंज हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद अगर चेंज हुआ तो ये इसको बहुत ही हार्म होने वाला है। तो उस केस में क्या करता है बच्चों, ये रेगुलेटर बन जाता है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पार्शियल रेगुलेटर, हम लोग कहते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों, पार्शियल रेगुलेटर, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला बच्चों कि अगर स्ट्रेस कंडीशंस अगर शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो उसमें या तो ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा, रेगुलेटर, या तो तुम्हारा कन्फर्मर। बट अगर शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए तो इस केसेस में क्या होता है बच्चों, ये दो और सर्टेन एडोप्शन, दो तरह का और इसमें रिस्पॉन्स शो करते हैं। एक तो माइग्रेंट मतलब भाग जाएगा, और दूसरा सस्पेंड मतलब कि वो कोई ना कोई अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बना लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं माइग्रेशंस में, देखते हैं माइग्रेट। तो माइग्रेट में दैट मीन्स क्या हो गया, माइग्रेशंस मतलब एक जगह से, मतलब जो अनफेवरेबल या स्ट्रेसफुल कंडीशंस जहाँ पे हैं वहाँ से छोड़ के ये किसी दूसरे आपके बढ़िया जहाँ पे नॉर्मल मतलब प्लेजेंट इन्वायरमेंट उनके लिए वहाँ पे चले जाएंगे, और फिर जैसे उस जगह का टेम्परेचर ठीक ठाक होता है या स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म होता है तो ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है माइग्रेशंस। माइग्रेशन बच्चों डेली हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, सीजनल हो सकता है, ठीक है। जैसे पीरियोडिकली में, सॉरी डेली की बात करते हैं तो डेली में जैसे बर्ड्स क्या होता है, डेली अपने घोंसले को छोड़ के कुछ आसपास वाले जगह में जाता है, दाना चुगता है, फिर शाम को वापस आ जाता है। पीरियोडिक भी हो सकता है, पीरियोडिक में तो किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में, तो जैसे मान लो कि कुछ फिशेस हैं तो रिप्रोडक्शंस के लिए फ्रेश वाटर टू मेराइन या मेराइन टू फ्रेश वाटर जाते हैं, जैसे कि कैटाडोरकस और एनाडोमस माइग्रेशंस करते हैं, ठीक है। सीजनल भी हो सकता है, तो सीजनल में बच्चों यहाँ पे, ठीक है, सीजनल में भी हो सकता है, सीजनल में या एनुअल बोल सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर सीजन्स में जैसे अनफेवरेबल सीजन हो तो वहाँ से छोड़ के किसी फेवरेबल कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बच्चों जैसे दिल्ली से शिमला जा रहे हैं समर के टाइम पे, गर्मी है तो शिमला में थोड़ा ठंडी रहेगा, तो ये सीजनल माइग्रेशंस में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोयलेंडो नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान। वहाँ पे करीब करीब काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आते हैं बच्चों, साइबेरियंस बर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, साइबेरियंस बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे क्या बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होता है, ठीक है ना। तो ये थाउजेंड ऑफ माइग्रेटिव बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से, एंड अदर जो भी एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थ रीजन्स हो गया वहाँ से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। करीब करीब ये लोग काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आ जाते हैं दूसरा एडोप्टेशन क्या है बच्चों, सस्पेंड। सस्पेंड मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो माइग्रेट तो नहीं कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, जैसे प्लांट में स्पेशली ले लो, ठीक है। तो अब उनके पास ऑप्शन होता है कि वो कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है ना, सर्टेन कुछ स्ट्रक्चर बनाए जो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को नहीं करके कुछ दूसरे तरीके से करे, ताकि जैसे ही वो अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होगा तो फिर से वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी में वापस आ जाए। जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल है बच्चों, आपका बैक्टीरिया, फंगस जो है या लोअर प्लांट है, तो ये स्पोर वगैरह का फॉर्मेशंस कर लेते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में बनाया, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सीड जर्मिनेट करके फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। हायर प्लांट में बच्चों एक सीड जैसे है या कुछ पर्टिकुलर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो आपका ट्यूबर है पोटैटो वगैरह का, ठीक है, या फिर स्टेम है शुगर केन का, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना के भी रह सकते हैं। राइजोम है, कॉर्न है, ट्यूबर है, बल्ब है, ये सब बहुत सारे स्ट्रक्चर बना के रहते हैं जो कि आगे चल के इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पे जो हम लोग क्या करेंगे फिर से ग्रो करवा सकते हैं। एनिमल में बच्चों यहाँ पे हाइबरनेशन और एस्टिवेशन हो सकता है। हाइबरनेशन का मतलब विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन मतलब
आपका समर स्लीप, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म विंटर को अवॉइड करना चाहता है और एस्टिवेशन में ऑर्गेनिज्म समर को अवॉइड करना चाहता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे एक डायपॉज कंडीशंस होता है, डायपॉज, तो कुछ समर एंड विंटर कंडीशंस में या हाई टाइड वगैरह के कंडीशंस में कुछ पर्टिकुलर जू प्लैंटॉन्स हैं वो इस स्टेज को डेवलप करते हैं, डायपॉज स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे उनका जो एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जीरो तो नहीं बोलेंगे लेकिन काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, ये था हम लोग का तो रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट है एडॉप्टेशंस। तो एडॉप्टेशंस बच्चों यहाँ पे वही, जैसे मान लो अब यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशंस शॉर्ट से लॉन्ग होता चला जा रहा है, तो अब वहाँ पे ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं करेगा ना सस्पेंड करेगा, इनमें कुछ सर्टेन और फिजिकल या फिजियोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल किसी भी तरह का चेंजेस होता है ताकि वो उस कंडीशन में हमेशा के लिए रह सके, ठीक है। एज ए कन्फर्मर या एज ए रेगुलेटर जैसा भी रहना चाहे तो उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस होता है, उसी चेंजेस को हम लोग कहते हैं बच्चों एडॉप्टेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में डेफिनेशन जो दे रखा देखो, रिस्पॉन्स थ्रू द सर्टेन फिजिकल एडजस्टमेंट वाइल अदर डू बी बिहेवियरली, नहीं नो नो ये दैट नॉट ए गुड, यहाँ से देखो ये वाला है, वी कैन से दैट द एडेप्टेशन क्या हो गया, एडेप्टेशन इज एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे किस तरह का एट्रीब्यूशंस, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर दैट एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिस्पॉन्स इन इट्स हैबिटाट, जहाँ पे वहाँ पे ये रिस्पॉन्ड कर सकें ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एनीवे तो इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट होना रहता है, अब वो चाहे बिहेवियर भी हो सकता है, किसी भी तरह का भी हो सकता है, तो उस तरह से ये उस और जो ऑर्गेनिज्म वो अपने हैबिटाट में फर्दर रह सकता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एडॉप्टेशंस कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये तो बचपन से पढ़े हो, इसमें बहुत सारा चीज़ आपको आता ही होगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इन अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल डिस्कस करें के करके, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर नहीं होने की वजह से कैंगरू रैट नॉर्थ अमेरिका में जो बच्चे वो कैपेबल हो गए हैं कि वो बिना पानी का सरवाइव कर सकते हैं, तो अब बिना पानी का पी नहीं रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स, तो अब इनमें जैसे क्या होता है बच्चों, एक जैसे इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है, तो मेटाबॉलिक वाटर इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिक वाटर, तो एज अ बाय प्रोडक्ट जो वाटर रिलीज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर, तो इस मेटाबॉलिक वाटर से ये फुलफिल कर लेते हैं। इसके अलावा इनमें काउंटर करेंट होता है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट काउंटर करेंट होता है मैंने ब्रीदिंग के टाइम पे, जिसमें कुछ मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा उसके बाद इसमें यूरिन काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज होता है, जैसे कि मिनिमम वाटर इसमें के बॉडी से क्या हो सके, लॉस हो और मैक्सिमम वाटर क्या हो जाए, वापस से बॉडी में रिकवर रहे, ठीक है। उसके बाद मेनी डिजर्ट प्लांट में आ जाओ, जैसे डिजर्ट मतलब यहाँ पे जीरोफिटिक प्लांट्स में कुछ अडॉप्टेशन होता है, क्या क्या अडॉप्टेशन है बच्चों, तो उनके उसके बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, थिक क्यूटिकल्स वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है, लीफ के ऊपर या स्टेम के ऊपर भी हो सकता है। जो स्टोमेटा होता है वो काफ़ी अंदर धसा हुआ रहता है, डीप सीटेड होता है, ठीक है ना, सनकन स्टोमेटा। ये सब क्यों हो रहा है बच्चों, तो मिनिमाइज द वाटर लॉस, जो कि ट्रांसपिरेशन में लॉस होने वाला होता है। उसके बाद इसमें फोटोसिंथेसिस में भी कुछ स्पेशल अडेप्टेशन, जिसमें कैम्प साइकिल चलता है बच्चों। कैम्प साइकिल्स में इसमें बच्चों जो स्टोमेटा होता है वो ड्यूरिंग डे बंद रहता है और ड्यूरिंग नाइट ओपन होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हो बच्चों, जीरोफाइट का ओपेनशिया वगैरह एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ एडॉप्टेशंस होता है इसमें जीरोफिटिक प्लांट्स में बच्चों, तो इसमें जो रिड्यूस्ड होता है, सॉरी रिड्यूस बोले, जो स्टेम लीफ होता है वो रिड्यूस्ड होकर क्या बना लेता है बच्चों, यहाँ पे स्पाइन का फॉर्मेशंस कर लेता है, और इसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक हो जाता है तुम्हारा, फ्लैटेंट्स, ठीक है ना, फाइलोक्लेडिड्स और क्लेडोड वगैरह जैसा था ना, उस तरह का यहाँ पे कुछ एडॉप्टेशन हो जाता है, जिससे स्टेम्स क्या हो जाएगा, थिक और ग्रीन हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है और फोटो सिंथेसिस करने लगता है, फाइलोक्लेडिस बोल देते हैं इसको, ठीक है। अदर एग्जांपल्स में आ जाओ, जैसे कि मैमल्स में यहाँ पे बच्चों फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेटिक जनरली शॉर्ट एयर होता है, जैसा भी डिस्कस कर रहा था, एलेंस रूल बोल रहा था। एक तो जैसे बॉडी साइज जितना बड़ा रहेगा बच्चों तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा इसमें पोलर एरिया में जो या ठंडे जगह पे जो लोग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या क्या होता है, जो अपेंडिजेस होता है वो शॉर्ट होता है, जैसे लिम्स हो गया या एयर हो गया, पूंछ हो गया, ये सब शॉर्ट होता है, जिससे आपका वाटर लॉस, सॉरी हीट लॉस क्या होगा बच्चों, कम होगा, ये एलेंस रूल्स कहलाता है। द पोलर शीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक द सी, इसके में बॉडी में एक बच्चों फैटी लेयर, काफ़ी थिक फैटी लेयर डिपोजिशन होता है, ब्लबर जिसको कहते हैं, और इससे क्या होगा, ये स्किन के थ्रू जो हीट लॉस होने वाला था उसको ये बचाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ब्लबर है बच्चों वो एज ए इंसुलेटर काम कर रहा है तुम्हारा, ठीक है।
नेक्स्ट एडेप्टेशन है बच्चों हाई एल्टीट्यूड कह सकते हो या लो ऑक्सीजन वाला, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो अगर मान लो कोई पर्सन लो मतलब प्लेन से अगर हिली एरिया में जाता है, जैसे यहाँ पे देखा है ना, रोहतंग पासिंग थ्रू द नियर मिलानी मनाली ले, यू मैट हैव द एक्सपीरियंस द कॉल्ड द एल्टीट्यूड सिकनेस। तो प्लेन से अगर हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन कम होने से बच्चों यहाँ पे दूसरा इसमें हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग एफिशिएंसी भी क्या होता है, कम होने लगता है। तो इसमें पर्सन्स को ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको चक्कर आएगा, वॉमिटिंग सेंसेशन, नॉजिया होने लगता है, डिजिग्नेस चक्कर आने लगता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसमें क्या होता है, कुछ एडेप्टेशन है जिसमें कि आरबीसी सेल जो होता है वो बढ़ जाता है और इससे बाइंडिंग कैपेसिटी वगैरह एफिनिटी जो होता है ऑक्सीजन के लिए वो भी बढ़ जाता है और साथ साथ में उसका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है। इस तरह से वो पर्सन क्या करेगा, वहाँ पे अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। तो जैसे देखा होगा बच्चों की अगर हाई एल्टीट्यूड जैसे हिमालय वगैरह पे कोई लोग जाता है तो साथ में क्या लेके जाते हैं, गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। और जब वो नीचे अगर हिली से फिर प्लेन पे आएंगे तो उसमें आरबीसी काउंट बढ़ा रहता है, तो काफ़ी वो हेल्दी फिट महसूस करता है वो पर्सन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद और भी एग्जांपल है हाई टेम्परेचर को लेके, जैसे माइक्रोब्स है जैसे आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया में बच्चों उसका सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें कुछ सर्टेन एडाप्टेशंस होता है, ठीक है, जिससे वो हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकते हैं, तुम्हारा झेल सकते हैं और ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया के सर्वाइवल के पीछे रीज़न अगर बोले तो उसमें सीधा सीधा रीज़न दिखता है बच्चों, उसका सेल वॉल का कंपोजिशन, तो सीडोम्यूरिन वगैरह होता है और उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो मोनोलेयर होता है और साथ में उसमें बच्चों कोवलेंट लिंकेज वगैरह होता है, ठीक है ना, और ईस्टर की जगह पे ईथर वगैरह होता है जिससे वो ज़्यादा एडॉप्टेड होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद है मेनी मेराइन फिश, अंटार्कटिक फिश वाटर। यहाँ पे क्या होता है, नीचे काफ़ी जीरो टेम्परेचर होता है। तो लो टेम्परेचर में अडोप्टेशंस के लिए बच्चों ऑर्गेनिज्म में उनमें बॉडी में कुछ सर्टेन काइंड ऑफ द प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं आइस निकुलेटिंग प्रोटीन्स, या इसमें बच्चों क्या होता है आपका एंटी फ्रीजिंग केमिकल्स वगैरह इनके ब्लड में होता है, जिससे क्या करेंगे ये या तो जैसे जमने नहीं देंगे और जम नहीं जम 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 मीन्स फ्रीज नहीं होने देंगे इसमें बॉडीज को लो टेम्परेचर के पे भी, ठीक है ना। दैट मीन्स फ्रीज टॉलरेंस ऑर्गेनिज्म या फ्रीज अवॉइडिंग एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है। जैसे में एक और बहुत ही कॉमन होता है बच्चों फ्रीज अवॉइडिंग के केसेस में, वहाँ पे बॉडी में उनमें ग्लिसरॉल वगैरह जो होता है, जैसे आर्टिक फिश की बात कर रहे हैं तो उसके बॉडी में क्या होता है, ग्लिसरॉल वगैरह का डिपोजिशन ज़्यादा होता है जिससे वो फ्रीज या फ्रीज अवॉइडिंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी एडाप्टेशन है बच्चों, जैसे कि अगर डीप सी में जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है, तो जो डीप फिश होता है तो वो एडॉप्टेड होता है बच्चों किसमें, हाई प्रेशर्स को लेके, हाई प्रेशर्स, क्योंकि वहाँ पे अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो हाई प्रेशर्स पे भी वो क्या कर सकते हैं बच्चों, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना, एडॉप्टेड फॉर द हाई टेम्परेचर्स, ठीक है ना। ये 100 टाइम मोर देन नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ मतलब नॉर्मल जितना उससे 100 गुना से भी ज़्यादा प्रेशर होता है तुम्हारा। एक एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे बिहेवियरल एडाप्टेशंस का। तो जैसे इसमें कुछ लिजर्ट दे रखा है, तो इनमें कुछ फिजियोलॉजिकल एबिलिटी होता है दैट मैमल्स हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर। जैसे कि बच्चों अगर मान लो जैसे अभी टेम्परेचर गिरा हुआ है तो ये सन में आके बास करने लगते हैं, धूप सेकते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है या सन आता है डायरेक्ट तो उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो वो तुरंत मूव करके कहाँ भाग जाते हैं, शेडेड एरिया में चले जाते हैं। तो इस तरह से अपने आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से वो अपने आप को क्या करेंगे बच्चों, अंदर मैंने बोरोस के अंदर मतलब बिल के अंदर जाके छुप गए हैं, वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और जैसे टेम्परेचर बाहर का कम होता है तो फिर ये वापस बाहर आके नॉर्मल सन बास्क वगैरह लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक बिहेवियरल चेंजेस यहाँ पे एडॉप्टेशन कह सकते हो जिससे ये डिजर्ट बचता है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है, जितना कहा मैंने उतना कवर कर लिया है, ठीक है बच्चों। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए, ऐसे ही व्यू कम आ रहा है, ठीक है, पता नहीं सब्सक्राइबर कहाँ गायब हो गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसमें आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए इसको, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के वीडियो के लिए, आप एनसीईआरटी डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। और उधर मैंने रिप्रोडक्शंस तो पढ़ा ही रहा हूँ तो रिप्रोडक्शंस भी देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे जाके, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स रिप्रोडक्शंस अभी तो चल रहा है, ठीक है, आगे आने वाले दिनों में प्लांट का भी मैं कर लूँगा, ठीक है बच्चों। तो चलो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जाने से पहले बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।